हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक थे रामगुप्त और एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जैसे कि समुद्रगुप्त को ने कविराज की उपाधि धारण की थी और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उनकी माँ का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सूर्य के समान शक्तिशाली। और इन्होंने एक और उपनाम मतलब एक और उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी, वो था सिंह विक्रम। यानी इन्होंने दो उपाधि धारण की थी। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 375 से लेके 412 है। और ये महान वैश्य सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय महान जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या एक और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के महानतम एवं शक्तिशाली सम्राट थे। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग। यानी जो गुप्त के टाइम में शिक्षा का प्रसार हुआ, साहित्य का प्रचार हुआ बहुत ज़्यादा। और इनके टाइम में तो 9 विद्वान थे इनके दरबार में। तो उन सब से बहुत ज़्यादा चिकित्सा भी बहुत फेमस हुआ था। धन्वंतरी का, जो कि जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। तो इस तरह से कहा जाए तो ये स्वर्णिम युग है भारत का, जब गुप्ताज थे यानी गुप्त थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, जैसा कि मैंने बताया। और उन्होंने जो विस्तार की नीति, जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, तो वो थी आक्रामक थी उनकी नीतियाँ। और आक्रामक नीति थी और लाभदायक एवं पारिग्रहण नीति का इन्होंने अनुसरण किया था और अपने राज का विस्तार किया था। फिर सांची का जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और प्रसव सेन कहा गया। तो कभी आ जाता है कि सांची के अभिलेख में या देवराज किसे कहा गया है, तो आसानी से बता सकते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो दूसरी राजधानी बनाई थी वो उज्जैनी में बनाई थी। चंद्रगुप्त ने विद्यमानों को बहुत संरक्षण दिया था, जिसमें वही नवरत्न थे, जिसमें थे कालिदास, अमर सिंह भी थे। तो कालिदास जो थे वो संस्कृत कवि थे और नाटककार थे। उनकी तो बहुत फेमस रचनाएं जैसे कि है अभिज्ञान शकुंतलम और एक मालविका अग्निमित्र था। और दूसरे जो नवरत्न में थे वो थे अमर सिंह। और तीसरे वारामिहिर, जो कि एक गणितज्ञ थे या ज्योतिषी थे। तो उनकी जो विषय थे, जैसे कि वारामिहिर की विषय होती थी ज्योतिषी पे, ग्रहों की चाल और वर्षा, बादल, वास्तुकला, फसलों की वृद्धि, विवाह, घरेलू संबंध, इस तरह के विषय होते थे वारामिहिर के। धन्वंतरी भी इनके नवरत्न में से एक थे। तो जो धन्वंतरी थे वो एक चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। एक थे घटकपारा, जो कि मूर्ति कला और वास्तुकला के बहुत विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े। फिर एक शंकु थे। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे, जिन्होंने लिखा था शिल्प शास्त्र लिखा था। शंकु द्वारा शिल्प शास्त्र लिखा गया था। काह पनाका जो थे वो थे ज्योतिषी थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, ज्योति शास्त्र करके एक बुक है जो इन्होंने लिखी थी। और उसके बाद जो 8वें थे वो थे वरारुचि। और ये जो थे ये भाषा जो उनकी थी वो विज्ञान और संस्कृत के बहुत विद्वान थे। और प्राकृत प्रकाश के लेखक भी हैं ये, जो प्राकृत भाषा का जो पहला व्याकरण था वो था उनका। और जो सबसे लास्ट है वो है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट बहुत फेमस है, जादूगर थे ये और इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा है। तो इतना याद रखना है क्योंकि ये इनके नवरत्न थे। उसके बाद है कि इन्होंने राजवंशों से वैवाहिक संबंध इनसे
कुबेर नागा से इन्होंने शादी की थी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था इनके समय में, और इन्होंने इस दौरान भारत की यात्रा की थी और उसके बारे में अपने वृत्तांत में लिखा था। इसके शासनकाल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा गया है। आज से लगभग 1500 साल पहले गुप्त वंश आया था और 5 साल तक लगातार शक्तिशाली शासक पैदा होने के कारण जो है गुप्त साम्राज्य काफी फैला था। 5 साल नहीं होगा, सॉरी, मतलब इसमें जितने भी, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, समुद्रगुप्त हो गए जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, और कुमारगुप्त भी बहुत फेमस थे। तो जो पहला चांदी का सिक्का जारी करने वाला शासक था वो चंद्रगुप्त ही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए थे जिसे दिनार कहा जाता था। तो इन्होंने जिस कारण कला विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई, जहां एक और तो नृत्य, संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला, मंदिरों के निर्माण में प्रगति हुई, वहीं दूसरी ओर जो था वो गणित, खगोल, चिकित्सा, ज्योतिषी, इन सब का भी विकास बहुत हुआ। उस वक्त ये सब चीज नया भी था, तो इन सब का विकास इन्होंने करवाया और ये गुप्त राजाओं में से एक थे जिसने बहुत विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके बाद है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनको चंद्रगुप्त महान भी कहते हैं। उन्होंने अधिकांश भारत का भाग अपने राज्य में मिला लिया था, यानी आधे भारत पर इनका अपना अधिकार था, और वे चाहते थे कि भारत में एकता बनी रहे और भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह से विकास करे। ये जो है महरौली, जो कि दिल्ली में है, तो ये बहुत फेमस है और दिल्ली के लौह स्तंभ पर अंकित संदेश है जिसमें चंद्र शब्द जो आया है, इसी वजह से विद्वानों का ये मत है कि ये जरूर चंद्रगुप्त द्वितीय को इंगित करवाता है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं हैं जो कि बहुत फेमस है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये प्रसिद्धि पे पहुंचा। उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमताओं, दूरदर्शिता और सैन्य कौशल के बहुत महानतम राजा रहे हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन सब चीज को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी ये पढ़ाया हुआ मेरा, इग्नोर कीजिए इसे। चंद्रगुप्त ने गुजरात से सौराष्ट्र को शामिल करने के लिए शकों को पराजित किया था। शक से वो लड़े थे, और कुमार गुप्त के बाद से मतलब हुनों का आक्रमण होना शुरू हो गया था और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त ने दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में से अपने संबंध मजबूत बनाने के लिए बेटी जो उनकी थी प्रभावती, उनका जो विवाह किया था वो थे वकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय, उनसे कर दिया था, और खुद उन्होंने नागा से शादी की थी, जो नागवंश से शादी की थी, की राजकुमारी से जिनका नाम था कुबेर नागा। तो अपने जो संबंध थे उन्होंने वैवाहिक संबंध से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने उत्तर में गुजरात से लेके मध्य में मालवा के पठार तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा भी थी, और इसमें कहा गया है कि ये प्रशंसनीय राजाओं में से एक थे, इतिहास में कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्राचीन भारत का सांस्कृतिक विकास अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था, और कालिदास, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है मार्को पोलो, जो कि एक इतालवी यात्री था। उसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय को एक आदर्श शासक के रूप में संदर्भित किया, मतलब बताया अपने वृत्तांत में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस तरह से संरक्षण दिया, और ये सब। उसके बाद उनके पुत्र ने गद्दी संभाली थी और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। थैंक यू।